हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जेई मेंस के 2025 में जो अप्रैल में 2 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में डियर हम बताएंगे कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना था और कैसे आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते हो। तो कॉन्सेप्ट ट्रिक भी हम सिखाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो जेई का पेपर है इसके थ्रू आपका पूरा केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जितने चैप्टर हैं वो पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और हम आपको तरीका बताएंगे, ट्रिक सिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन ट्रिक से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन विद इन आप 5 सेकेंड निकाल सकते थे, 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड। डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। देखो, इसके लिए ट्रिक है भाई, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, यकीन मानो जे एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ट्रिक ये है भाई कि अगर मान लो पाई इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड कर दो 4 से, अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो कंपाउंड जो होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। डिवाइड अगर नहीं होता है तो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख जाए तो क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। यही है ट्रिक। अब एक चीज़ और समझना, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैं आपको इसके बारे में समझा दूँ। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें कोई 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन वही कंसीडर करना जो आपके पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और आप लोन पेयर भी वही लेना जो रेजोनेंस में भाई क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है अपने पास, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और नेगेटिव चार्ज मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी आप मत भूलना, यहाँ पे लिख लो। नेगेटिव चार्ज भी है तो वहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, 2 2 4, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 डिवाइड बाई 4 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, 3/2 आ रहा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखो, और इसका अलग से वीडियो है एरोमेटिसिटी का ट्रिक का, तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको देख लेना। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 डबल बॉन्ड है 4, 4 डिवाइड बाई 4, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। अब यहाँ पे देखो, ये है आपके पास एक्सेप्शनल चीज़ें भी हैं, वो भी वहाँ पे आप ट्रिक वाली वीडियो में देख लेना। मेरा ट्रिक एंड ट्रिक्स का प्लेलिस्ट है, उसे आप देखते हो ना, तो यकीन मानो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो 3-3 घंटे की वीडियो देखते हो 10 मिनट में सॉल्व होने वाले हैं ना, बहुत ही मेहनत से बनाए। अब देखो यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, 2 डिवाइड बाई 4, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास नेक्स्ट है ये वाला, इसको मैं भी आपको बना दूँ ऐसे। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6, टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 4, ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। और ये वाला भाई आ गया, यही एक्सेप्शन वाला तो आ ही जाता है, नॉन प्लेनर होता है, इसको याद रख लेना। ये नॉन प्लेनर होता है, टब शेप का होता है, तो ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, नॉन प्लेनर, और ये नॉन एरोमेटिक आप इसको बोल देते हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनली स्टार करके लिख लेना। एक और है इसके साथ एक्सेप्शन, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो भी पूछा जा सकता है। एक्सेप्शन वाले इन्वॉल्व ही होते हैं, ये भी आपके पास ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करता, ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके लिख लेना। बाकी देखो नेक्स्ट है अपने पास, ये है टोटल क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लो, 4 डिवाइड बाई 4, और ये अपने पास क्या है, इसको आप देखोगे तो ये क्या है, एरोमेटिक है, साफ साफ 2 डिवाइड बाई 6। तो आपके पास टोटल जो कंपाउंड है कौन कौन से हैं, जो आपके पास क्या पूछा था, कंपाउंड डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो ACDEH है एरोमेटिक है, और BFG है वो नॉन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है ये अपने पास, द प्रॉपर्टीज दैट शो इरेगुलरिटी इन फर्स्ट और 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम बोले ग्रुप से जो 17 एलिमेंट होते हैं उसको आप नोट कर लो पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या है, आयोडीन है। तो अगर कोवेलेंट रेडियाई जो बात करोगे, कोवेलेंट रेडियाई तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या हो जाएगा, आयोडीन, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं आयनिक रेडियाई की बात करूं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आयनिक रेडियाई जो होता है इन्वर्स होता है एटॉमिक नंबर के, पर यहाँ पे तो नॉर्मल बात हो रही है ना। तो आपके पास टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, तो आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी अगर देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही जो है इरेगुलरिटी दिखा रहा है। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ये थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इरेगुलरिटी दिखा रहा है ना, बाकी सब तो नॉर्मल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास ये, एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, हाँ ठीक है ये गिवन है, रिएक्ट्स विथ हॉट KOH, ठीक है, डिजॉल्व इन एथेनॉल एंड फॉर्म्स एल्किन बी एज अ मेजर प्रोडक्ट विच रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू गिव डाई ब्रोमाइड, द कंपाउंड सी इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ गिवन है ना, उसका स्ट्रक्चर आप गेस करो क्या हो जाएगा। आपको गिवन है अल्काइल हैलाइड गिवन है C4H9Br है, तो इसका हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चलता है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है। तो हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2 + 2, और आपके पास अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको हाइड्रोजन कंसीडर कर लो -10, 9 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन है -10 कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 - 10 0। मतलब ना तो इस 0 मतलब क्या हो गया, ना तो इसमें डबल बॉन्ड है, ना तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ना ही इसमें रिंग है, ना ही रिंग है। इससे एक बात कंफर्म हो गया। तो स्ट्रक्चर आप गेस कर लिए। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का हमने अल्काइल हैलाइड बना लिया भाई। अब ये बना लिया, ठीक है। अब बोला है कि रिएक्ट भी, अब आप कहोगे सर अल्काइल हाइड्रोजन को आपने इधर क्यों नहीं लगाया भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता क्योंकि बीटा हाइड्रोजन चाहिए ना। तो बोला है रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक के हॉट अल्कोहलिक केवेज डिजॉल्व इन एथेनॉल एंड फॉर्म्स बी। ठीक है, तो भाई अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन हो रहा है, मतलब इसको सेकेंडरी ही बनाना था क्योंकि ये हो जाएगा 0, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो केवेज था, है ना, और एथेनॉल था। एथेनॉल मतलब समझ पा रहे हो, वो सॉल्वेंट का काम करता है, और यहाँ पे हीट गिवन था। तो ये क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब ये 0 पोजीशन है, ये अल्फ़ा है और बीटा हाइड्रोजन आप बना लो। तो हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। मेजर कौन सा बनेगा, ये बेस इस हाइड्रोजन को खाएगा और ये इधर आएगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया। आप कहोगे सर इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं खाया, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना था ना। मेजर प्रोडक्ट देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको बोला है मेजर गिव एज ए मेजर, बी एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो आपके पास बी मिल गया। समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बी मिल गया। उसके बाद बोला है कि इसकी Br2 से रिएक्शन हो रही है, क्वेश्चन पढ़ो, इसकी Br2 से रिएक्शन हो गई है ना, एडिशन रिएक्शन फिर से। तो जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है उसको हमने ब्रेक करके, हमने एंटी होता है, एंटी एडिशन होता है, हमने Br को जोड़ लिया। अब बोला है यहाँ पे फिर से NaNH2, ये देखो एक बेस है, एल्कोहलिक NaNH2 से रिएक्शन हो रहा है, तो फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन, ये NaNH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लिखा था ना, एल्कोहलिक KOH नहीं, अल्कोहलिक NaOH लिखा था बस, NaNH2। तो यहाँ पे ये बेस ही है, अल्कोहलिक है, ये बेस ही है। अब क्या करोगे, देखो फिर से वही बीटा ही एलिमिनेशन वाला सीन होने वाला है। देखो कैसे होने वाला है ये आपको समझना। ये आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास ये वाला हाइड्रोजन, ये 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये 0 है ना, इधर देखना, ये 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो हम कौन सा हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। तो एक बार ये वाला हाइड्रोजन गया, देखो बेस क्या करेगा अभी आपको समझ है। एक बार इस हाइड्रोजन को लिया, इसको मारा और ये इधर बाहर निकला, तो अपने पास क्या बना, अपने पास बना Br, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से है, ये हाइड्रोजन है ना, ये 0, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ध्यान देना ये सबसे। तो फिर से ये क्या करेगा, ये अपने पास हाइड्रोजन जो बेस अपने पास था वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ पे लेगा। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, आप भी सोच रहे होंगे, है ना, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बनाना था, है ना, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको बताता हूँ पूरा अच्छे से सॉल्यूशन। देखो ये 0 था,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ई से ए अपने पास 0 था और ये अल्फ़ा था और ये बीटा था, बीटा हाइड्रोजन भी तो था ना भाई। तो एक बार क्या करेगा, ये बेस जो था इसको लिया, इसको खाया भाई, और ये इधर आया, इसको मारा बाहर, तो यहाँ पे क्या बना, अपने पास कुछ ऐसा बना। ठीक है, ये अपने पास Br आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से अपने पास ये हाइड्रोजन था, तो ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा, हमने इसको क्यों निकाला, ये गलत था ना। तो ये बीटा हाइड्रोजन को खाएगा और उसको मार के बाहर निकाल देगा, तो आपके पास कुछ ये अल्काइन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आपके पास। और यहाँ पे जैसे ही आप ये ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बनाता है क्या, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैं कैसे कर रहा था, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये ऐसे ना हो कि आपके पास जो अल्काइन बनेगा वो इधर आएगा। अभी आपको मैं, आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। तो आपके पास ये वाला अल्काइन बनेगा, है ना, ये वाला रास्ता गलत था। कौन सा सही था, ये वाला सही था, ये वाला फॉलो करना, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने नेक्स्ट स्टेप में लिया है HgH2O और आपके पास HgSO4 है। तो ये क्या करता है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग OH जोड़ता है, तो यहाँ पे आप OH जोड़ लोगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, OH आके जुड़ गया। और नेक्स्ट स्टेप में इसको टॉटोमराइज कर देंगे। टॉटोमराइज मतलब 1 2 3, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना। तो इसका नाम आप देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन और 2 ऑन हो जाएगा। 2 पे कीटोन हो तो ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये रहा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर ब्यूटेन 2 ऑन था, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने पास ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द प्लॉट KH एट 1 बार गैसेस इन वाटर वर्सेस टेम्परेचर। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है इनिशियली, जब सॉल्युबिलिटी आप एज टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो इनिशियली अगर हम बात करें, लिखते हैं, है ना, है इनिशियली क्या होता है, टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करते हो, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी फर्स्ट डिक्रीज होगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप ये बोल सकते हो, सो KH जो होता है, KH सिमिलरली डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, तो KH क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया। और आपको एक चीज़ याद रख लेना, मॉडरेट टेम्परेचर पे जो KH वैल्यू होता है भाई, हीलियम, फिर ये KH एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये होता है, ठीक है, और उसके बाद CH वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलियम की वैल्यू कहाँ पे आपको दिख रहा है ज़्यादा, इस वाले ग्राफ में आप ध्यान से देखो, यहाँ वाले कहाँ गया, यहाँ पे हीलियम आपके पास सबसे ज़्यादा है। देखो यहाँ पे KH का हम ग्राफ खींचे हैं, ठीक है, और फिर N2 है और फिर CH4 है। तो आप ये भी बोल सकते हो KH देखो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास है ना, एक लॉजिक यहाँ से बन रहा है। तो अपने पास सीधे सीधे हमने ये बना दिया है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था तो आप मान सकते हो, तो आपके पास ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये था कि बोला था अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बोला है। तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन, बोहर मॉडल तो सबने पढ़ा होगा। देखो बोहर मॉडल क्या था भाई, बोहर मॉडल, बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1 शॉट फुल वीडियो है, आप पूरा देख सकते हो, 3 घंटे का है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने रेडियस का फार्मूला क्या निकाला है, बोहर 0.529 इंटू n²/z, है ना, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो मतलब जो रेडियस होता है भाई वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है, सिंपल। तो आपसे ये बोला है कि पहला बात क्या बोला, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज़ 9 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रिलेशन पूछा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट किसका पूछा है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट का हम रेडियस निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक बार हम कर देते हैं पहले, 0.529 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है मतलब 3 का स्क्वायर 9, और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टाइम्स 10, हाइड्रोजन के ही लिए ये बात होता है तो ये 1 हो जाएगा।
और अगर रेडियस आप फर्स्ट ऑर्बिट का निकालोगे तो 0.52 और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 3 थी, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 था, तो ये हो जाएगा 1/1। तो R3/R1 अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9/1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट निकालना है, तो ये तो करेक्ट है भाई। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लोगे, 8th ऑर्बिट का रेडियस और 4th ऑर्बिट का, तो डायरेक्ट निकालो स्क्वायर करके 6 का, और ये 64 हो जाएगा, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन आप चेक करोगे तो R6 और R4 क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर, मतलब 36, और ये 16 क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो यही थर्ड गलत है, क्या बोला है, हाफ लार्ज देन दैट ऑफ 6, रेडियस ऑफ 6th ऑर्बिट इज 3 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स नहीं 9/4 है। और फोर्थ ऑप्शन आप चेक करोगे यही इनकरेक्ट है, R4/R2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 मतलब स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4, तो ये भी करेक्ट। रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट हाँ ठीक है 4 टाइम्स है ना, तो ये सही है। तो अपने पास इनकरेक्ट यही वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर है और स्टीरर है, 2 वेजल है, A and B आर कनेक्टेड बाय स्टॉप कॉक, द वेजल इज फिल्ड विथ अ गैस एट ए सर्टेन प्रेशर, पढ़ो आप, द इंटायर असेंबली इज इमर्स्ड इन वाटर एंड अलाउड टू कम टू द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाटर। ओके, आफ्टर ओपनिंग दिस स्टॉप कॉक द गैस फ्रॉम वेजल एक्सपैंड इनटू V, ठीक है, एंड नो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो सिंपली है फ्री एक्सपेंशन है ना, ये जैसे ही लैंग्वेज फ्री एक्सपेंशन आपको दिखे है ना, इट इज़ फ्री एक्सपेंशन है ना, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। और फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है ना, जो पी एक्सटर्नल होता है वो भाई सबसे पहले 0 हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में हम पहले ये पढ़ाते हैं। और पी एक्सटर्नल 0 मतलब W क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, P 0 तो आपके पास W 0, और फर्स्ट लॉ क्या कहता है डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, तो डेल्टा U Q प्लस W, तो डेल्टा U बराबर हम निकाल लेंगे, Q अपने पास एडियाबेटिक भी लिखा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास ये भी 0 है और ये भी 0 है ना, तो Q भी अपने पास 0 ही हो जाएगा। तो डेल्टा U 0, डेल्टा U जो होता है वो फंक्शन टेम्परेचर का होता है, मतलब आप समझ पा रहे हो, टेम्परेचर भी 0, मतलब ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा वो फॉर दैट प्रेशर इन द वेजल बी बिफोर ओपनिंग द स्टॉप कॉक इज 0। सिंपल सी बात है, अगर आप स्टॉप कॉक को नहीं ओपन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये तीनों कंडीशन याद रख लेना भाई, फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या होता है ना। क्या बोला है, सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A with 3 moles of volatile liquid B. The vapor pressure of A is given and B भी given है. The vapor pressure of pure B at the least volatile component of the solution. हाँ सिंपल सॉल्यूशन क्वेश्चन है। देखो P टोटल आप निकालते हो, P सॉल्यूशन का आप निकालते हो, क्या हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वेपर प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ, और ये जाई ये क्या है मोल फ्रैक्शन है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी और ये जाई भी है। ठीक है, तो टोटल आपको गिवन है 500 है और 200 है प्योर वाले ए का, और हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 बाई टोटल मोल कितने 1 + 3 है। वैसे ही बी अपने पास है, कितना हो जाएगा, बी का अपन को नहीं पता था, और ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 3 और 1 + 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी नॉट बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 mm Hg, प्रेशर का यूनिट होता है। जैसे ही आ गया तो आपको पता है, हमें पता है कि पी नॉट ए जो होता है पी नॉट बी होता क्या है, यहाँ से निकल आ रहा है, तो इसका ये है ये, तो इसका मतलब भाई जो ए है इज़ लीस्ट वोलेटाइल होगा। सिंपल सी बात है। तो राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन था ये, सिंपल, आपके पास 600 आ जाएगा मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास ये कैल्शियम कार्बोनेट, और एक इक्वेशन गिवन है, कंसीडर द एबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी फॉर्म इफ 250 ml ऑफ इतना। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे, कैल्शियम क्लोराइड जो भी रिएक्शन है उसको पहले लिख लो, ठीक है, CO2 और क्या है H2O है। अब यहाँ पे आप पहले मोल्स निकाल लो, मोल्स आपको पता है कैसे निकालना हो, मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आप निकालोगे। इसका वेट आपको गिवन है 1000 ग्राम है, देखो यहाँ पे
ये 1000 ग्राम गिवन है, तो हम इसका वेट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल निकाल लेंगे, 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 100 हो जाएगा, तो इसका आ गया। और अगर HCl का आप निकालोगे तो HCl का आपके पास मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मोल आपको ये भी पता है ना, मोल कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अपने पास 0.67 है मोलरिटी और वॉल्यूम आपके पास 250 है, तो हमने उसको लीटर में चेंज कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया, मोल ही आ गया। मोल निकाल रहे हैं भाई, अगर मोलरिटी गिवन है तो ये निकालो, वेट गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करो, तो यूज कर सकते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड का आप निकालोगे तो 0.19 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? अब आप कहोगे सर आपने इसको कैसे लिख लिया, तो देखो हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसका सॉल्व किया ये 10 आया और इसको हमने सॉल्व किया तो 0.19 आया। तो हमारे पास अगर दोनों चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ कॉन्सेप्ट लगता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट के अलग कुछ वीडियो है, 10 क्वेश्चन का, सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक टेक्निक सिखा दिए। जब रिएक्टेंट की दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हमने पहले मोल निकाल लिया और इसमें देखा हमारे पास कौन कम अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है और वही जाके प्रोडक्ट में बनता है। और प्रोडक्ट में कैसे बनता है मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। देखो यहाँ पे आपके पास 2 से 1 बन रहा है तो 0.9 से कितना बनेगा, 0.9/2। अरे वही बात है, 2 टॉफ़ी का प्राइस 1 रुपये, तो 1 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, 1/2, यही हो जाएगा ना भाई। तो वही चीज़ हुआ है। तो अब इसको अपन ने 0.19 लिख लिया। बाकी दूसरा ट्रिक भी है वो हमने आपको बताया है, वो आप देख लेना वीडियो में। तो ये अपने पास 0.9/2 मिलेगा इतना। और आपके पास ये मोल आ गया है ना। अब पूछा क्या था, मास पूछा था, तो मोल बराबर आपको पता है क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल आपके पास 0.192 आ गया। और आपको ये क्या निकालना है, वेट आपको सॉरी आपको निकालना है, मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो कैल्शियम क्लोराइड का पता ही है कितना है, 111। तो वेट आपके पास निकल के आ जाएगा 0.192 और मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये आ जाएगा 10 और 545 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि इफ़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ AB2 एंड XY aqueous solution are mixed, which of the following combination will give a precipitate of AY2 at 300 Kelvin। तो देखो प्रेसिपिटेट देने का कंडीशन होता है ना। तो अगर मैं बोलूँ अगर इक्वल वॉल्यूम जब आपके पास मिक्स्ड होंगे तो मोलैरिटी रिड्यूस टू हाफ, क्योंकि आपको पता है जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये मोलैरिटी होता है। तो मोलैरिटी इन्वर्स होता है। फ़िलहाल के लिए अगर हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखनी है ना, फॉर प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन का कंडीशन क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हो, प्रेसिपिटेशन का जो कंडीशन होता है वो QSP क्या है, A2 प्लस जो आपके पास गिवन है Y-2 मस्ट बी ग्रेटर देन KSP, आयनिक प्रोडक्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो अगर पहले वाले केस में आप देखोगे तो आपके पास QSP क्या है, निकालो। QSP आपको गिवन है भाई 1.8, देखो, इंटू 10⁻³ और आपके पास 5/2 इंटू 10⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आपके पास लेस देन KSP आ रहा है, लेस देन KSP। अगर दूसरे ऑप्शन में आप देखोगे QSP, तो QSP क्या हो जाएगा 10⁻⁴, दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हम डायरेक्ट ही निकाल पा रहे हैं इसमें 10⁻³ स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, लेस देन KSP हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में आप चेक करोगे तो QSP क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और ये आपके पास 10 स्क्वायर ग्रेटर देन KSP हो जा रहा है, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी तो कुछ आपको चेक ही नहीं करना था। तो आप इसको बस देख लेना, जहाँ पे QSP ग्रेटर देन KSP है उसको। अच्छा, KSP कैसे लिखते हैं, ये जैसे आप मान लो आपके पास क्या है A2 छोड़ो, AXBY है, तो इसको आप ब्रेक करके कैसे लिखते हो मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा, ब्रेक कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा XAY प्लस, जो यहाँ पे होता है वो वहाँ पावर में जाता है, प्लस और क्या है Y है तो YB और यहाँ X माइनस। और इसको जब आप KSP लिखोगे तो कैसे हो जाता है, इसको भी आप पढ़े हो ना, X हो गया
इंटू आपके पास जो भी है गिवन होगा x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी x मान लो आप, या आप ऐसे मानो, x मानना थोड़ा सही नहीं है, हम इसको मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी s है, तो x इंटू एस और ये पावर में क्या हो जाएगा x, और वैसे ही यहाँ पे y इंटू एस पावर y हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। among the following, among the SO2 ये सब गिवन है, the hybridization of the molecule with non-zero dipole moment and highest number of lone pair of the electron। तो देखो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा भाई कि आपको डाइपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो दोनों ट्रिक एंड ट्रिप्स के प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लोगे, एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, चाहे जेईई मेंस नीट चाहे आईटी एडवांस का क्वेश्चन हो। और क्योंकि मैंने आपको बताया वो ट्रिक एंड टिप्स का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, वो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, मतलब 10-10 मिनट की वीडियो होंगे, 15 मिनट 20 मिनट के, तो उसमें 3-3 दिन की मेहनत है। तो वो ट्रिक मैंने एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया, तो कहीं फेल ही नहीं होते। तो आप इसको ज़रूर देखना, मैं ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करूँगा, है ना। 30-40 वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा टाइम बच जाएगा 3-4 महीने का, 10-10 मिनट को भी वीडियो है। चलो SO2 को देख लेते हैं। तो देखो SO2 का जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो स्टेरिक नंबर से निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर क्या होता है भाई, स्टेरिक नंबर निकाल लेते, हम बता देते हैं, वहाँ पे आप देख लेना हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो में। फार्मूला होता है सल्फर सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर सेंट्रल एटम है 6 हो जाएगा, और मोनोवैलेंट एटम है नहीं, ऑक्सीजन को ऐड नहीं करना, तो आ जाएगा 3 मतलब क्या होता है स्टेरिक नंबर sp2 आ जाएगा। और लोन पेयर निकालते हैं तो क्या होता है पता है, लोन पेयर स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम, ये भी ट्रिक ही है। स्टेरिक नंबर आपके पास 3 था, साइड एटम 2 है, लोन पेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और SO2 का अगर आप डाइपोल मोमेंट देखोगे तो वो भी ट्रिक से निकलता है। सल्फर का हम डाइपोल म्यू की बात कर रहे हैं, म्यू का ट्रिक है सेंट्रल एटम सल्फर है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इक्वल नहीं है साइड एटम के, तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब पोलर हो जाएगा। समझ आया। तो NF3 के बारे में आप बात देखोगे तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और NF3, तो NF3 का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे तो ये sp3 आ जाएगा, और ये म्यू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, लोन पेयर निकालोगे तो 1 आ जाएगा। अभी आप चेक कर लो, ठीक है, मैंने एक आपको समझाया। NH3 का sp3 ही आता है, लोन पेयर तो साफ साफ दिख रहा है 1 आ जाता है, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। XeF2 लीनियर हो जाता है, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, और क्या हो जाएगा, ये नोट करके लिखना, इसको जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो XeF2 ऐसा होता है लीनियर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है, तो यहाँ पे जो डाइपोल आ जाता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, म्यू नेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ClF3 का आप देखोगे तो यहाँ पे ClF3 का अगर हम देखेंगे तो ये टी शेप का हो जाता है, इसका भी जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3d हो जाएगा, और लोन पेयर यहाँ पे 5-3 करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये आपके पास नॉन ज़ीरो, क्योंकि वो अपने पास म्यू नेट सम नॉट इक्वल टू 0 आता है। SF4 आप निकालोगे तो SF4 अपने पास हो जाएगा sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, लोन पेयर आपके पास 1 हो जाएगा। तो चेक कर लो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही है, ये 4th सही है जो पूछा था, मैंने पूरा आपको निकाल के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वैनिलीन, ठीक है, विल रिएक्ट विथ NaOH एंड ऑल्सो विथ टॉलेंस रिएजेंट। तो वैनिलीन आपके पास जो गिवन है इसको हम बना लेते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, देखते हैं तो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अभी हम आपको बताते हैं। और ये आपके पास OCH3 है। तो फिनोलिक ग्रुप जो होता है वो भाई सॉल्यूबल होता है NaOH में। फिनोलिक जो ग्रुप होता है भाई सॉल्यूबल होता है इन NaOH, सॉल्यूबल इन NaOH। और जो बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है वो टॉलेंस, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है टॉलेंस टेस्ट देगा भाई, है ना। तो बेंजल्डिहाइड है ना, वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। ठीक है, वैनिलीन डज नॉट गिव सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। दूसरा आपके, पहला वाला तो आपके पास करेक्ट था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरा वाला आपके पास है वैनिलीन। वैनिलीन अगर देखेंगे भाई यही में, तो विल अंडरगो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इजली इन द लाइट। तो सेल्फ आपके पास देखो, एल्डोल होने के लिए एल्डोल की कंडीशन क्या होती है, आप पहले ये बताओ। एल्डोल
कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है, इसका भी डेडिकेटेड वीडियो है। हर वैरायटी का प्रॉब्लम कवर है, एक बार वीडियो देख लेना है ना, हर वैरायटी का प्रॉब्लम। तो आपके पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए और हीट होना चाहिए, रीएजेंट कंडीशन है। और सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए, अल्फ़ा एच होना चाहिए, मस्ट बी देयर। तो यहाँ पे अल्फ़ा एच ही नहीं है भाई, तो कहाँ से एल्डोल होगा, तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट। तो अपने पास देखो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो भाई देख लेते हैं, जो ऑल नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन कंटेन वन कायरल सेंटर। तो देखो भाई जो आइसोल्यूसिन होता है, आइसो क्या बोला है, ऑल नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड। भाई ग्लाइसिन अगर आप बनाओगे, सबसे पहले तो ग्लाइसिन ही समझ, तो ग्लाइसिन में बोल रहा है एक कायरल होता है, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तो देखो पहले, ये होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन भाई जब कायरल सेंटर ही नो कायरल सेंटर भाई, और इसमें बोल रहा है एक कायरल सेंटर होता है, नो कायरल सेंटर, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक्टिव होने के लिए कायरल होना चाहिए। तो पहला वाला इनकरेक्ट है। और बोल रहा है ऑल नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, देखो एमिनो एसिड ही तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो ऐसा कैसे, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लूटेमिक एसिड इज़ द ओनली एमिनो एसिड दैट कंटेन अ COOH ग्रुप एट द साइड चेन। नहीं भाई, ये भी बात नहीं, बहुत सारे एसिड हैं। हाँ, आपके पास ये है एक एमिनो एसिड सिस्टीन इजली अंडरगो डायमराइजेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री SH ग्रुप। तो भाई जो सिस्टीन होता है ना, वो क्या होता है भाई, डायमराइज ड्यू टू फ्री SH ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट बोल रहा है, सिस्टीन वाला जो अपने पास है ना, जो सिस्टीन होता है भाई, उसका स्ट्रक्चर भी वो लोग बना देंगे, एक सेकंड। सिस्टीन जो होता है ना, और इसके पास सल्फर ग्रुप होता है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टीन होता है ईजिली डाइमराइज होता है, डाइमराइज मतलब दो में कन्वर्ट होना, ड्यू टू फ्री SH ग्रुप। तो आप इसको फोर्थ वाला करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बार बार पूछा जा रहा है भाई। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो ये मैं आज ट्रिक बताता हूँ, कभी गलत नहीं होगा। देखो अगर एक्वस सॉल्यूशन में अमाइन की बेसिसिटी पूछा है, अमाइन बेसिसिटी पूछता है ना, तो क्या होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, अगर आपके पास R क्या है CH3 ग्रुप है, और अगर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री होता है अगर आपके पास R क्या है C2H5 होता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है एक्वस सॉल्यूशन में। बाकी अगर जनरल केस होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर देखते हैं, द GOC मैंने पढ़ा है। तो यहाँ आपको क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो देख लेते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो इन एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो 2 डिग्री कहीं पे दिख रहा है, वो तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लेते हैं 2 डिग्री अपने पास CH3 ग्रुप नहीं, इथाइल ग्रुप की मैंने सब में ना, तो इथाइल में सबसे पहले 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ठीक है भाई। 2 डिग्री देखते हैं, पहले जो 3 डिग्री वाले हैं उसको कैंसिल कर दो, ये 3 डिग्री दिख रहा है इसको कैंसिल करो, सब ज़्यादा 2 डिग्री का होना चाहिए। और कहाँ पे दिख रहा है 2 डिग्री, हाँ बाकी सब में 2 डिग्री देख रहे हैं। 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री आना चाहिए C2H5 में, तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, देखो यहाँ पे 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, और यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, और यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये गलत हो गया, एक और कट्टम लगा दो। और यहाँ पे है, यहाँ पर भी 1 डिग्री है, बस एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है ना आपको, तो याद रख लेना। अब एक चीज़ और, NH2 करेक्ट ऑर्डर लिख देता हूँ, और क्या है NH3, और आपके पास क्या है फिर अपने पास 1 डिग्री है, तो CH3 CH2 और क्या है NH2 है, और अपने पास क्या है ये है NCC है, और ये अपने पास क्या है NH, और ये इथाइल ग्रुप है भाई, हमने मिथाइल बना दिया, तो ये है, ठीक है। 1 डिग्री आपको बना लेना था 2, तो ये हो जाएगा।
तो आपको यही 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है पर करेक्ट ऑर्डर। एक्वस सॉल्यूशन में निकालना, गैस फेज में पूछेगा तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है भाई। तो बोला द मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेस देन दैट ऑफ गैलियम, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस देखो, जो ये तो बहुत ही फेमस है, हमने भी एक्सेप्शन में कराया हुआ है अपने लेक्चर में, आपने किया है तो देखो जो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंड्यूशियम और टेलीरियम जो होता है, यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आ जाता है ना, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ डी शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाता है बोरॉन और फिर आ जाता है गैलियम, फिर आ जाता है क्या एल्यूमिनियम जस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाता है बाकी टेलीरियम। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाता है भाई, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, है ना, ऑफ डी सबसेट, ठीक है, डी सबसेट इलेक्ट्रॉन। तो आपको याद रख लेना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपके पास गलत है भाई, द एल्यूमिनियम का बड़ा हो गया ना साइज भाई, और द आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेस देन दैट ऑफ गैलियम। तो आयनिक रेडियस अगर आप निकालोगे, आयनिक रेडियाई अगर आप बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा B3, देखो B3 और क्या हो जाता है Al3। आयनिक रेडियम में कोई बदलाव नहीं होता, और आपके पास क्या हो जाएगा टेल्यूरियम। आयनिक रेडियन ऐसे ही रहता है और बाकी आपके पास वो बदल जाता है, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। 15 वाला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डेल्टा पी, ठीक है, आपके पास CFSC एनर्जी क्या है, कम है पेयरिंग। तो मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बार बार एक ही कलर यूज कर रहा हूँ। तो देखो मैं आपको लिख देता हूँ सॉल्यूशन, अच्छे से आप याद रखना इसको। देखो भाई, अगर आपके पास डेल्टा है ना, ऑक्टाहेड्रल के केस की बात कर रहा हूँ, पेयरिंग एनर्जी से अगर हमारे पास कम है, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, देन आप बोल सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई मतलब वीक फील्ड लिगेंड होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। हाई स्पिन मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, ठीक है, ये होता है। और ये तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है 6 की बात कर रहा हूँ। और अगर मान लो आपके पास डेल्टा ज़्यादा हो गया तो आपके पास क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, तो वहाँ पे आपके पास डेल्टा टेट्राहेड्रल अगर लेस हो गया पेयरिंग एनर्जी से, तो आपके पास केवल और केवल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओनली हाई स्पिन यही पॉसिबल ही होते हैं इसमें, टेट्राहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। चलो आगे देखते हैं, ये वाला है। अब इसको क्या हो जाएगा, देखो बोला चूज द करेक्ट टेस्ट विथ रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई। चलो टेस्ट देख लेते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको कलर को बदलने की कोशिश किया और कर लिया। देखो पहला है CuSO4 HD5 विथ, ठीक है, लिख लेते हैं भाई, CuSO4 K4 पोटेशियम फेरोसाइनेट CN6 को अगर हम एसिटिक एसिड डालते हैं HD5 CH3 COOH, तो यहाँ पे जो आता है Cu2FeCN6 और क्या हो जाएगा 2K2SO4 हो जाएगा। और ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर, ब्राउन PPT आता है। कलर याद रख लेना, क्या पता कलर पूछ ले। और अगर आप मान, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास है। सेकंड अगर देखोगे क्या है 4FeCl3 और क्या है 3K4FeCN6 है, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा Fe4FeCN
6 और क्या हो जाएगा 3 + 12 KCl। ये पर्शियन ब्लू पीपीटी होता है, प्रोशियन ब्लू पीपीटी होता है। ठीक है, तो ये कलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहूँगा याद रखो। और सी वाला अपने पास है, सी वाला है जिंक के साथ है, तो जिंक Cl4 2K4 FeCN6 अगर अपने पास होता है तो इसकी रिएक्शन अपन जब कराते हैं किससे भाई, NH4OH से, तो क्या हो जाता है K2 जिंक 3 और ये क्या हो जाएगा FeCN6 और ये क्या हो जाएगा 2 6 KCl। ये रिएक्शन याद करना है और कोई साइंस नहीं लगाना इसमें आपको। वाइट और ब्लूइश वाइट पीपीटी देता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मैंने लिखा वो सारे करेक्ट हैं, A B C आपके पास करेक्ट हैं, बाकी का कुछ भी करेक्ट नहीं है। तो मैंने करेक्ट वाला लिखा है, केवल आपको वही याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 ऑन कंप्लीट कंबक्शन। ठीक है भाई, ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X गिव इतना CO2 एंड इतना ग्राम ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो ठीक है भाई, सिंपल है, इसको निकाल लेते हैं। चलो तो देखो, कंबक्शन रिएक्शन सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, इसको आप कभी मत भूलो। कंबक्शन रिएक्शन क्या होता है ये आप समझो पहले। ये होता है, मैं जनरल फार्मूला लिखता हूँ CXXY और होता है X + Y/4O2 और बार बार एक जेई क्वेश्चन पूछता है CO2 + Y/2 H2O होता है। ठीक है, बाकी मोल कॉन्सेप्ट मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है। अब आप मोल निकालो। सबसे पहले मोल्स ऑफ कार्बन ऑन 1 ग्राम ऑफ ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.46 ऑफ CO2 एंड 0. इतना ग्राम ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा। तो हम मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं पहले। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो वेट आपके पास कितना 1.46, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 होता है, 0.33 आ गया। और यहाँ पे अपने पास ये आ गया। तो हम CO2 में कार्बन के मोल निकालते हैं, ये टोटल मोल है NCO2 के। तो मोल्स आप अगर कार्बन निकालोगे, एक ही मोल है कार्बन CO2, मोल्स आप कार्बन निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.33 और कितने कार्बन है, एक है। एक कार्बन का आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकाल लो तो कितना होता है 12, है ना, वेट अपॉन, अरे भाई सिंपल क्या, तो मोल यही तो है। हम कार्बन की बात कर रहे हैं कि कार्बन, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट इतना और मोल आपके पास इतना था, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास ये आ जाएगा। सही, इसको ऐसे रहने दो। और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन के आपके पास कितने H2 होंगे ना, हाइड्रोजन 2 इंटू NH2O है, 2 हाइड्रोजन है ना भाई यहाँ पे H2O में। तो मोल्स ऑफ वही हाइड्रोजन के आपके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 2 थे तो 2, और यहाँ पे एक कार्बन था तो 12 लिख लिया। बाकी टोटल मोल, और टोटल मोल H2O का यहाँ पे निकाल लोगे आप, हो गया। जैसे कार्बन का किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू वेट गिवन है 57 डिवाइड बाई 18, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 0.063 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ आपने हाइड्रोजन निकाल लिया इतना। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन तो अपने पास पता है, ध्यान से देखना। मास ऑफ ऑक्सीजन करोगे तो 1 माइनस आप कार्बन का वेट, है ना, पूरा 100% मान लो, कोई भी चीज़ 100% है तो उसमें आपको 3 चीज़ें 100% है, 2 को पता है, तीसरा नहीं पता तो माइनस कर लोगे 100 में। तो वेट ऑफ कार्बन प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन, 1 मतलब हमने 100 मान लिया। कोई भी चीज़ एक था जिसमें से अपने पास 0. इतना % कार्बन था, जितने पाइस हाइड्रोजन था और इतना कार्बन था, तो रिमेनिंग आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.033, 100 के चाहे तो 100% में कन्वर्ट करोगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये भी चीज़ें समथिंग लाइक कुछ आएगा मल्टीप्लाइड बाई करके। तो ये अपने पास इतना मल्टीप्लाइड बाई 12 और 0.063, है ना, 1 लिख लो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.541 ग्राम आ गया। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0.541 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 0.033 आ जाएगा। तो बस एम्पिरिकल फार्मूला अगर निकालोगे
तो क्या हो जाएगा CH2O, और ये मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 30। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम पहले सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिए हैं मोल का, और फिर हमने ये निकाला है, ठीक है। तो वैसे करके निकाल लिया, तो बड़ा हो रहा था इसलिए हमने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये बोला कंसिडर द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल रिस्पेक्टिवली। लीस्ट स्टेबल रेडिकल पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले तो इसको, हाँ अब सही है, देख लेते हैं। तो अपने पास पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 और क्या है CH3 बना लेते हैं रेडिकल। तो अगर आप रेडिकल बनाओगे सबसे स्टेबल, तो ये वाला रेडिकल बना लो एक, और इधर भी आप अगर देखोगे तो हाइड्रोजन हटा के इधर रेडिकल। तो रेडिकल भाई, जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की, वो डायरेक्टली होता है रेजोनेंस, है ना, हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई पसंद करते हैं। स्टेबिलिटी जब भी इसका निकालते हैं रेडिकल कार्बोकेटाइन की सेम होता है। तो ये वाला तो अनस्टेबल है भाई, और थर्ड वाला फोर्थ वाला यहाँ भी निकालोगे 1 डिग्री है। ये वाला रेडिकल देखोगे कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, या 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई, है ना। तो आपके पास 2 डिग्री वाला है स्टेबल, और ये वाला तो अनस्टेबल है, तो और ये वाला अनस्टेबल है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 सही हो जाएगा, ये वाला, है ना। 2 डिग्री और 1 डिग्री ज़्यादा, ये तो अनस्टेबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड पे भाई रेडिकल अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये वाला क्यों स्टेबल है आपको पता है, डिग्री से भी स्टेबल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समथिंग लाइक ट्रिपल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो इसलिए हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस बोला है, तो हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। रेट ऑफ जो हाइड्रोलिसिस निकालते हैं यहाँ पे, वो SN1 का स्टेबिलिटी जैसा होता है, मतलब कार्बोकेटाइन की आप स्टेबिलिटी चेक कर लो बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिसिस की अगर स्पेशली बात करें तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है ये आप देख लो। तो ये सभी जो गिवन है उसमें सबसे अच्छा तो क्लोरीन माना जाता है, एसिड क्लोराइड मैं तो कहूँगा याद ही रख लो इसको। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड होता है, जो लिखा गया है ये है एसिड एनहाइड्राइड है। और उसके बाद क्या है आपके पास, ये है एस्टर, ठीक है, याद रखना ये एस्टर O, और फिर क्या है C, फिर क्या है C, और यहाँ पे आपके पास ये अमाइड है। तो ये याद रख लो, सब पहले एसिड हैलाइड, ठीक है, क्लोराइड वो भी, फिर एनहाइड्राइड, कभी हाइड्रोलिसिस पूछता है, फिर एस्टर, और फिर क्या होता है अमाइड होता है। तो ये चीज़ें याद रख लो, ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट हो जाएगा आप मैच करा लो, 4th वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ओके भाई, और मॉलिक्यूल दिख रहा है विथ फार्मूला है AX4Y हैज़ ऑल इट्स एलिमेंट फ्रॉम P ब्लॉक, ठीक है भाई, P ब्लॉक का है। एलिमेंट इज़ रेयरेस्ट मोनोएटॉमिक नॉन रेडियो एक्टिव from its group and has the lowest ionization enthalpy value among X and Y elements X and Y have first and second high electronegativity value respectively। तो आपको गेस करना है भाई। तो A आपके पास रेयरेस्ट, आपके पास मोनोएटॉमिक है ना, A क्या है रेयरेस्ट, और आपके पास क्या बोला है मोनोएटॉमिक, और कंडीशन है नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड करवाना। और P ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो आपके पास ये हमारे हिसाब से जो लगना P ब्लॉक का भी है तो जेनॉन होना चाहिए, है ना। और आपके पास A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है X एंड Y से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये गिवन है। तो और XY की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और सेकेंड हाईएस्ट तो आपके पास ऑल एलिमेंट X एंड Y आर, X और Y आपके पास क्या हो सकते हैं फ्लोरीन हो जाएगा,
और ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकेंड हाईएस्ट मतलब बोला है ना, एक्स और वाई यही हो रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपने पास स्ट्रक्चर अभी हम गेस कर पा रहे हैं XeO4 हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा कुछ होगा, स्क्वायर पिरामिडियल। तो ये आ गया भाई, खतरनाक ही था ये तो, क्वेश्चन कठिन था भाई, गेस कर पाना उतना आसान था नहीं, ठीक है। तो पर ठीक है, आ गया। अब ये देख लेते हैं ट्रांजिशन मेटल M among manganese, chromium, cobalt and iron has the highest standard electrode potential. It form a metal complex. The number of electron present in easy orbital. ठीक है, ये तो सरल है ना। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, आपके पास सारे एलिमेंट गिवन है। मेटल आपके पास कौन कौन से है, Mn है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है और आयरन है। तो मैक्सिमम आपके पास इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप सभी बनाओगे तो हम देखो कोबाल्ट का हम बना लेते हैं CO, क्योंकि उसी का हमें लग रहा है ज़्यादा, पर चेक कर लेते हैं। तो कोबाल्ट अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x -6 = -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो कोबाल्ट का हो जाएगा +2, 3d7 4s2 होता है, 2 तो बाहर चला गया, तो 3d7 बचा और 4s 0 बचा। और साइनाइड तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा भाई, साइनाइड आपके पास स्ट्रॉन्ग, ये D है, 5 बना लो, 1 2 3 4 5। साइनाइड आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसको आप फील करोगे तो D को हम स्प्लिट करते हैं, स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो T2G तो इधर आएगा और EG ऊपर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग तो 1 2 3 और पेयरिंग कर दो 4 5 6, समझ पा रहे हो, 4 5 6, और अपने पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऊपर गया। तो EG में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, EG में आपके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो EG में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, आप चाहे तो चेक कर लो, बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, है ना। तो अपने पास जगह नहीं था, आप यही आएगा, बाकी क्रॉस वेरीफाई कर लो किस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, बाकी आप सभी मेटल को चेक करो, है ना। मैग्नीज का भी अगर चाहो तो आप निकाल लो, अगर आपके मन में भ्रम है। एक और निकाल देता हूँ, मान लो हमने ले लिया है MnCN6 4-, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +2 ही आ जाएगा, मतलब 3d5 आ जाएगा। इसको स्प्लिट करा हुआ है ऐसे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड 1 2 3 4 5, ईजी में तो आपके पास 0 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ पा रहे हो, और ये T2G में तो 5 आ रहे हैं, तो और किसी में नहीं आएगा, चाहे तो आप चेक कर लो। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये गिवन है भाई। द कपल QH2Q रिप्रेजेंट क्यूनो हाइड्रोन इलेक्ट्रोड द हाफ ऑफ सेल रिएक्शन। कैसे हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड साइड क्या होता है, रिडक्शन। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिख लेना, कंबाइंड रिएक्शन आपको गिवन है सेल का Q, और ये क्या हो जाएगा 2H+। यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हमने रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख के ऐड कर दिया, बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E= होता है E0 -0.06 या 0.059 भी लिखते हैं, नीचे मोल होता है लॉग, और यहाँ पे हमने केवल ये वाला लिखा है ना। तो ये अपने पास जो स्टोइकियोमेट्री होता है पावर में लगा दिए, बाकी इसका आपके पास सबका 1 हो जाएगा, है ना। सॉलिड का 1 ही हो जाता है, बाकी आप हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखोगे नहीं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, E=E0 -0.06, और ये 2 इधर आएगा ना, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो वो डायरेक्ट लिख दिया था लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा H+ हो जाएगा। तो आपको पता है pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो यहाँ पे H+ का हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, pH मतलब ओवरऑल वैल्यू आप पुट कर लो चाहे तो, H+ का यहाँ से इक्वेशन 1 है, तो अपने पास जो आ जाएगा ये हो जाएगा E - E0, हमने इसको इधर कर दिया डायरेक्ट थोड़ा सा कर लिए 0.06, और आप मैथ के स्टूडेंट हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इसमें समझ जाओगे, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो ये अपने पास इसको हम माइनस किए तो 0.5 मतलब 5 हो गया। अब देखो pH + NH4x = क्या हो जाएगा भाई, 7 - ½ pKb, और ये हो जाएगा ½ log C हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो, pH आपके पास 5 आ गया, 7 - ½ ×
पी के बी माइनस हाफ इंटू लॉग हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो पी के बी आपसे पूछा था तो ये बराबर 6 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप समझ लिए तो ठीक है, नहीं समझ लिए तो कमेंट करके पूछना, मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन केस इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना था, है ना, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको देख लेते हैं। यह है 0.1 मोल ऑफ द गिवन एंटीवायरल कंपाउंड पी विल वेट पूछा है आपको सरल, तो अब मॉलिक्यूलर वेट का इसमें क्या ही मैं आपको बताऊं। हाइड्रोजन का आपके पास होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, आयोडीन का 127 होता है। तो अब सबको भाई निकाल लो, टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा था, तो सबका कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन है निकालो। आपके पास मोलर मास सब गिनना आता है ना कार्बन भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कार्बन को सबको मल्टीप्लाई करके आप लिख लो, तो आपको टोटल जो आ जाएगा 372 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ग्राम आ गया। अब देखो 0.1 मोल है ना, हैज कितना ग्राम है आपके पास 372, और यहाँ पे ये लिखा था तो उसको 10⁻⁻1 ग्राम है ना, बस यही आंसर हो गया। तो बस और कुछ नहीं पूछना था, ये आपको ऑलरेडी लिखा था, सिंपल क्वेश्चन। ये देख लेते हैं, कंसीडर फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, तो ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या है, CO गैस और आपके पास क्या है 2H2 गैस है, इसको हमने जो गिवन है उसको ही लिख लिया 2H गैस। तो स्टार्टिंग में आपको गिवन है t0 टाइम पे इनिशियल 0.1 मोल, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको आपको कुछ नहीं पता है तो आप हम a मोल मान लेते हैं ना, x मान लो आपकी मर्जी, ये 0 है। कुछ समय बाद कुछ तो ये डिसोसिएट होगा 0.1, हम x डिसोसिएट मान लेते हैं, और यहाँ पे a माइनस एक्स और स्टोइकियोमेट्री जो होता है मल्टीप्लाई कर लिया करो 2, यहाँ पे 1 था इसलिए हमने 1 ही लिखा, तो उसका मतलब कोई नहीं था, और यहाँ पे वही फॉर्म होगा, तो कितना आपके पास फॉर्म होगा x, और x आपको गिवन है 0.04, क्वेश्चन आप पढ़ लो, है ना, गिवन है ये फॉर्म हो रहा है इक्विलिब्रियम पे। तो बस यहाँ पे हमारे पास x हो गया, तो इसको आप सॉल्व करके पूरा निकाल लोगे, x की वैल्यू पुट कर लो 0.1, और यहाँ पे 0.04, और यहाँ पे a माइनस 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपके पास यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लोगे। ये अपने पास तो a की वैल्यू आपके पास ये सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा वैल्यू पुट 0.23 वैल्यू पुट कर दो ये का, तो 0.14 मोल आ जाएगा, वॉल्यूम आपको 2 लीटर हो जाएगा, टेम्परेचर आपको 500 केल्विन गिवन है, और पी टोटल आपको गिवन है 5 बार गिवन है। तो हमें एन टोटल निकाल लो, टोटल सम कर लो, एन टोटल जो ये वैल्यू है पूरा आपने निकाला है ना, यहाँ पे ये सब सम कर लो, तो ये सम करने के बाद एन टोटल आपके पास है 0.25, या इसी को आप 1/4 मोल लिख लो, ठीक है। तो हमें पता है जो पी टोटल होता है पार्शियल प्रेशर होता है, एंड पी वी इक्वल टू क्या होता है, ऐसे सोचो, पी वी इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, पी वी इक्वल टू NRT होता है। तो हमने क्या लिखा, पी टोटल को लिख लिया N/V इंटू RT, तो इसको आप वैल्यू पुट कर लो, पूरा पी गिवन है, और यहाँ पे 0.06 प्लस A माइनस 0.08 प्लस 0.04 इंटू 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आपके पास पूरा इसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितना है 0.23 आया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे निकाला, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आया था, ए की वैल्यू कितना था 0.23, हमने टोटल मोल को सम किया था वो वैल्यू पुट किया था, ठीक है। अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम केपी निकाल लेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, इसको इधर लिखते हैं। तो हम अब केपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो केपी अपन ने पुट कर लिया, केपी डायरेक्ट ही अब हम पुट कर लेंगे। वैसे मोल फ्रैक्शन भी आपको निकालने की ज़रूरत है, तब पार्शियल प्रेशर निकलेगा, है ना। तो आपके पास ये आ गया तो हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या CH3OH डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ H2
का स्क्वायर जो स्टोइकियोमेट्री था। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है पता है? पार्शियल प्रेशर होता है पी टोटल मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। तो ऐसे निकालेंगे तो Kp की वैल्यू हम पुट कर लेंगे पूरा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब पूरा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे, अब देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर आप निकालो, मोल पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, पी टोटल पता है, सब पता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। 74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा कुछ कर दिया है, बस जगह नहीं था, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द रिएक्शन, ये आपको गिवन है, द कंसनट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट्स इच, द रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ 2.5। तो देखो टी हाफ यहाँ पे आप निकालोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अगर आपके पास ऑर्डर क्या है भाई, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, n0/2 के, वो आपने पढ़ा है। तो टी हाफ बराबर क्या होता है? n0/2 के होता है। ठीक है, आप साफ साफ देख रहे हो ना, टी हाफ यहाँ पे आप डिपेंड कर रहा है, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो a0। और यहाँ पे जो m होता है, m मतलब स्लोप कितना हो जाएगा? y 1/2 के, क्योंकि y = mx टाइप है, तो m बराबर कितना आ गया? 1/2 के स्लोप आ गया, जो कि आपको गिवन है 76.92। तो ये आपके पास k = क्या हो जाएगा? 1/2 × 7692। और यहाँ पे आपको पता है a जो होता है 80 = a0 - kt होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, और ये क्या है? इनिशियल कंसर्न a0। तो बस वैल्यू आप पुट कर लो। तो यहाँ पे आप a0 की वैल्यू, kt की वैल्यू पहले पुट कर लो। a0 की वैल्यू आपके पास 2.5 है, और kt की वैल्यू आप पुट करो -1/2 × 76.92। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आपके पास 2.435 आ जाएगा, और इसको मोल पर लीटर में आप लिखोगे 243 मल्टीप्लाई कर लो, और ये क्या इसमें आ जाएगा? मोल पर लीटर में आ जाएगा, आंसर मांगा था। तो यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ लेना, और कुछ क्वेश्चन आपके पास जो लेंदी थे लिटरली उनको छोड़ देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मैक्सिमम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो ईजिली सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको समझ आया। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।